अब हम हार्मोन के सिक्रीशन की और नुआंसेस देखते हैं और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो हार्मोन्स कैसे सिक्रीट हो रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे कहा था कि हार्मोन्स आपकी बॉडी में ट्रेस अमाउंट्स में रिलीज होते हैं। सो हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन ट्रेस। ट्रेस का मतलब हो गया बहुत कम अमाउंट में हार्मोन रिलीज होता है। तो इस तरह के हार्मोन्स को मेजर करना कई बार डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा सॉफिस्टिकेटेड, आप जानते हैं कि हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, एडवांस हो चुका है। बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्निक्स हमारे पास आ गई हैं। हम बहुत कम लेवल की चीज़ों को भी, बहुत सेंसिटिव टेस्ट आ गए हैं जो कि पिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत ट्रेस अमाउंट में बॉडी में रिलीज हो रही है, उसको डायरेक्टली मेजर करना जरूरी नहीं है हर टाइम पर संभव हो सके। तो कई बार हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको कोरिलेट करेंगे उसके एक्शन के हिसाब से। कहने का मतलब यह है कि अगर एक आदमी 10 ईंट लगाता है एक दिन में, तो अगर 2 आदमी होंगे तो कितनी ईंट लगा रहे होंगे? 20। तो इसका मतलब हमें समझ में आ जाएगा 2 आदमी काम कर रहे हैं। अगर 20 ईंट लग रही है, तो मैं एक बहुत ही क्रूड एनालॉजी दे रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे होंगे। तो मैं हार्मोन को डायरेक्टली ना मेजर करके उसकी एक्टिविटी को मेजर कर लूं, तो मुझे उससे यह पता चल जाएगा कि इस हार्मोन का लेवल बॉडी में एक्चुअली कितना होगा। और इस चीज को हम कहते हैं बायोएसे। सो अगर आप किसी चीज के फंक्शन को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं और उसके हिसाब से एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर हार्मोन का लेवल बॉडी में क्या होगा, तो हम इसे कहेंगे बायोएसे। बायोएसेज आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ द हार्मोन दैट इज बीइंग सिक्रेटेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो एक छोटी सी बात आपको समझ में आ गई है कि ट्रेस अमाउंट की वजह से हो सकता है हम इसको डायरेक्टली मेजर ना कर पा रहे हो, और इसको कैसे मेजर करें, इनडायरेक्टली मेजर करें, ये देख करके कि ये कितनी एक्टिविटी करनी चाहिए थी और कितनी एक्टिविटी एक्चुअली कर रहा है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा, इधर देखिए कि मोस्ट ऑफ द हार्मोन रेगुलेशन और सिक्रीशन इज अंडर नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। Now please understand this very very important phenomena। हम ये कह रहे हैं कि ज्यादातर हार्मोन्स का जो सिक्रीशन जो रेगुलेट हो रहा है वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल से होता है। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल की वजह से हार्मोन्स का लेवल करीब करीब यूनिफॉर्म रहता है जितना चाहिए। ज्यादा होगा तो हम उसे कम कर देंगे, कम होगा तो उसका रेट ऑफ सिक्रीशन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। लेकिन हम एक हार्मोन के लेवल को कॉन्स्टेंसी में क्या रखेंगे, मेंटेन करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर एक्चुअली रेगुलेटेड by a negative feedback control, and please understand this very important point that negative feedback controls are normally associated with the stability of the system. So stability of the system is associated with the negative feedback control। और एक बात समझिए बड़े ध्यान से, negative feedback control में there is a set point। हमें ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर लेवल हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। तो बॉडी में कहीं ना कहीं क्या लिखा होगा, एक सेट पॉइंट लिखा होगा। मैं एक बड़ी क्रूड एनालॉजी आपको आपके रूम के हिसाब से देता हूं। आप अपने रूम में एक एयर कंडीशनर जो लगाते हैं, उस एयर कंडीशनर में एक थर्मोस्टैट होता है। उस थर्मोस्टैट में आप जब एसी ऑन करते हैं तो एक वैल्यू फीड करते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस हो। अब होना यह है कि आपने उसमें क्या लिख दिया है कि टेम्परेचर कितना है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपने एक सेट पॉइंट बना दिया है। एक थर्मोस्टैट में आपने लिख दिया है कि जिस रूम में आपका ये एयर कंडीशनर है वहां पर इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लीजिए वहां का टेम्परेचर 27 है। कितना है, 27। तो आप देख सकते हैं देयर इज अ डिस्टर्बेंस। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि देयर इज अ डिस्टर्बेंस एंड दिस डिस्टर्बेंस इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर इज अबव द सेट पॉइंट। तो मैंने ये कहा कि यहां पर डिस्टर्बेंस है, रखना कितना था, 21 है, कितना 27। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, डिस्टर्बेंस है। अब मेरे को इसमें करेक्शन करना पड़ेगा एंड दिस करेक्शन मस्ट बी अपोजिट टू द डिस्टर्बेंस। दैट मींस आई विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर। मैं टेम्परेचर को क्या करने की कोशिश करूंगा, डिक्रीज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्या थी, टेम्परेचर इंक्रीज था। मैंने क्या करना शुरू किया, टेम्परेचर को डिक्रीज। सो दैट मींस द करेक्टिव मेजर इज अपोजिट टू द डिस्टर्बेंस दैट इज प्रेजेंट इन द रूम। सो दैट मींस जब आपने करेक्शन करना शुरू किया, सो ये करेक्शन वाज अपोजिट टू द डिस्टर्बेंस एंड हेंस द वर्ड नेगेटिव। तो इसका मतलब होगा ये कि इस आपके एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर है वो शुरू हो जाएगा और वो आपके रूम को ठंडा करना शुरू होगा। तो थोड़ी देर में टेम्परेचर 25 आएगा, फिर कितना आएगा, 23 आएगा, और फिर कितना आएगा, 21 आएगा। इसका मतलब क्या आ गया, सेट पॉइंट आ गया। लेकिन वो कभी भी टेम्परेचर को 20 पे नहीं लाएगा। वंस द सेट पॉइंट इज रीच्ड,
the corrective measure is switched off. Now this is what is meant by feedback. एंड इसकी वजह से आप यहां पर कॉन्स्टेंसी कितनी रखेंगे, 21 रखेंगे. जब भी टेम्परेचर 21 होगा, 22 होगा, कंप्रेसर फिर शुरू हो जाएगा, वो टेम्परेचर को फिर खींच के कहां लाएगा, 21. और दोबारा जब 21 आ जाएगा तो कंप्रेसर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. इस तरह से आप इस रूम, जिस भी रूम में आपके एयर कंडीशनर लगा है उसका टेम्परेचर हमेशा कितना रखेंगे, 21. सो दैट मीन्स इन अ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल द करेक्शन इज अपोजिट to the disturbance and the corrective measure is switched off once the set point is reached. Now this is very, very important to regulate precisely and accurately and constantly the level of the hormones that are being secreted in the human body. तो मैं एक डायग्राम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें कि ये फैक्टर नॉर्मल है, फैक्टर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इसको जज करेगा कोई ना कोई रिसेप्टर मैसेज भेजेगा उस जगह जहां पर करेक्शन होनी है. ये करेक्शन में क्या होना है, ये किस तक आएगा, इफेक्टर्स तक आएगा. इफेक्टर से करेक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे और फैक्टर वापस नॉर्मल आ जाएगा. अगर फैक्टर नॉर्मल से फैक्टर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, फिर ये बात किस तक पहुंचेगी, रिसेप्टर्स तक पहुंचेगी. ये मैसेज कहां तक जाएगा, कंट्रोल सेंटर तक, और इफेक्टर्स फिर एक करेक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे और ये चीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इसको आप बड़े ध्यान से देखिए. एंडोक्राइन सिस्टम में मैं क्या कह रहा हूं, ये जो हाइपोथैलेमस है ये एक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है. सो हाइपोथैलेमस हमने देखा था कि ब्रेन का एक पार्ट है, ये एक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हमने कहा है हार्मोन 1. ये आकर के एक्ट किया से फॉर एग्जांपल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, जिसे मैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कह रहा हूं. और मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड एक ट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है जिसे आप स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह रहे हैं. दिस इज हार्मोन 2. और ये हार्मोन 2 आकर के एक्ट किया है टारगेट ग्लैंड पर, और टारगेट ग्लैंड ने अपने क्या रिलीज किए हैं, हार्मोन्स किए हैं. और जब इन हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, सो प्लीज अंडरस्टैंड, हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ने ट्रोपिन एक्ट किया टारगेट ग्लैंड पर, टारगेट ग्लैंड ने अपने क्या रिलीज किए, हार्मोन्स रिलीज किए. अब मैं ये चाहता हूं कि इन हार्मोन्स का लेवल बॉडी में क्या रहे, कांस्टेंट रहे. तो जब भी इस स्टिमुलेशन से ये हार्मोन बनने शुरू होंगे और इनका लेवल इंक्रीज होगा, प्लीज अंडरस्टैंड द टारगेट ग्लैंड हैज अ टेंडेंसी टू ओवर सिक्रीट इट्स हार्मोन. इसकी टेंडेंसी ये है कि अपने हार्मोन्स को ओवर सिक्रीट करेगा. आप इजीली समझ सकते हैं कि अगर किसी हार्मोन का ओवर सिक्रीशन होना शुरू हो गया तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स या डिजीज कंडीशंस आ सकती हैं. इसीलिए इट बिकम्स इंपेरेटिव टू मेंटेन अ कांस्टेंट लेवल ऑफ दीज टारगेट ग्लैंड हार्मोन्स. तो जब भी इनका लेवल इंक्रीज होगा तो ये खुद क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे किसे पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि स्टिमुलेटिंग हार्मोन आना बंद हो जाए, और इनहिबिट कर देंगे किसको, हाइपोथैलेमस को, ताकि रिलीजिंग हार्मोन आना बंद हो जाए और इनका बनना क्या हो जाए, कम हो जाए. सो इसमें प्लीज देखिए कि इस पाथवे का एंड प्रोडक्ट खुद फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है किसको, शुरू वाली चीजों को, और उनको इनहिबिट कर रहा है जब भी इसका लेवल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द हार्मोन सिक्रीशन, दैट मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर सिक्रीटेड अंडर नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल. मैंने जो अभी आपको डायग्राम दिखाया था उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. तो अगर हमने देखा था कि हम हाइपोथैलेमस के एक्सेस की बात कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस से टारगेट ग्लैंड के एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं ये कहता हूं कि हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाकर के एक्ट करेगा, हमने देखा था एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा थायरोट्रोपिन. इस थायरोट्रोपिन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और ये हार्मोन जाकर के एक्ट करेगा इस एंडोक्राइन ग्लैंड पर, थायराइड को, और थायराइड प्रोड्यूस करेगा ट्राईआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन विच इज थायरॉक्सिन, T3 एंड T4. और जैसा मैंने आपको बताया था कि जब इसको मैं स्टिमुलेट करूंगा, इस थायराइड ग्लैंड को इस स्टिमुलेटिंग हार्मोन से स्टिमुलेट करूंगा, तो इसकी टेंडेंसी ये होगी कि ये अपने सिक्रीशंस को ओवर सिक्रीट करे, और मैं नहीं चाहता कि इनका अमाउंट जरूरत से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और मैं ये चाहता हूं कि इनका लेवल बॉडी में क्या रहे, करीब करीब कांस्टेंट रहे. तो ये T3 और T4 जाकर के खुद ही एक नेगेटिव फीडबैक
इनिबिशन करेंगे किसके ऊपर, ये तो दैट मींस इस नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल को मैं नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन कह रहा हूं, और इनिबिशन में मैं यूज कर रहा हूं इस पाथवे के एंड प्रोडक्ट को, ताकि वो शुरू की चीजों को क्या कर दे, इनिबिट कर दे, ताकि इसका खुद का सिक्रीशन क्या हो जाए, कम हो जाए। आई होप यू हैव एब्सोल्युटली अंडरस्टूड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल एंड नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन। इनिबिशन में मैंने एंड प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है और वो शुरू की चीजों को क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है, ताकि उसके खुद का सिक्रीशन रेगुलेट हो सके। और दूसरा, इसका नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल किसके ऊपर होना है, हाइपोथैलेमस में। तो जब इनका लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ये टीआरएच बनाना कम कर देगा और ये टीएसएच कम कर देगा। इसका मतलब थायराइड के ऊपर जो स्टिमुलस है वो कम या बंद हो जाएगा, और इनका बनना कम या बंद हो जाएगा, तो लेवल क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। जब इनका लेवल कम होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन हट जाएगा, इनके ऊपर से जब इनिबिशन हट जाएगा तो ये वापस टीआरएच और टीएसएच स्टिमुलेट करना, सिक्रीट करना शुरू कर देंगे, और ये ग्लैंड फिर स्टिमुलेट होगा और ये अपने हार्मोन्स के लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, thereby maintaining the level of the T3 and T4 in the body, and therefore maintaining the human body in a perfectly healthy state. I hope this is absolutely clear. जो मैं ह्यूमरल की बात कर रहा था, ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है तो इंसुलिन आता है, इंसुलिन आता है तो ब्लड ग्लूकोज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारी की सारी चीजें क्या हो रही हैं। इससे पहले हमने न्यूरल सिस्टम में हाइपोथैलेमस में देखा था, जब आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है तो आपको स्वेटिंग शुरू हो जाती है, वेसोडाइलेशन हो जाता है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, और साथ में क्या होनी शुरू होती है, शिवरिंग होनी शुरू होती है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छे से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एंडोक्राइन फिजियोलॉजी का है वो मैं आपको समझा पाया हूं कि ये जो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल और नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन है, ये एक्चुअली है क्या, और किस तरह से हार्मोन के लेवल को प्रिसाइसली बॉडी में रेगुलेट किया जाता है। तो अब हम देखना ये चाहेंगे इस हार्मोन के अपने डिस्कशन को जारी रखते हुए कि ये हार्मोन जिसे मैंने कह दिया कि ये केमिकल मैसेंजर है, ये एक्चुअली कौन से केमिकल्स हैं। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द हार्मोन्स। मैंने कहा आपसे कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर हैं, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये कौन कौन से केमिकल्स कैन एक्ट as the hormones. So what we are seeing कि what are the chemical nature of the hormones, hormones कौन कौन से chemicals हो सकते हैं। So इसके लिए मैं पहले आपको एक फ्लो चार्ट दिखा देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको दोबारा। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो हम ये कह रहे हैं कि हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है, और दो ब्रॉड कैटेगरी की बात कर रहा हूं, एक स्टीरॉयड और एक ये पूरे ग्रुप को अगर मैं इकट्ठे कर दूं तो अगर अलग अलग करते हैं तो एक हार्मोन हो गया स्टीरॉयड, दूसरे हो गए पेप्टाइड। पेप्टाइड और अमीनो एसिड करीब करीब रिलेटेड से ग्रुप है, तो कुछ हार्मोन्स पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। पेप्टाइड हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स को, ये छोटे पेप्टाइड या बड़े पेप्टाइड हार्मोन्स हो गए। कुछ को हमने क्या कहा है, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, कुछ मिसलेनियस हमने कहा। बाकी हार्मोन्स क्या हैं, स्टीरॉयड। स्टीरॉयड हार्मोन्स आपकी बॉडी के केवल दो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरे गोनाड्स। So very important question, which of the following hormone is a steroid? So anything secreted by the adrenal cortex secrete करता है mineralocorticoid. The primary mineralocorticoid is aldosterone, and the glucocorticoid which is cortisol. और sex hormones में आपको पता है फीमेल सेक्स हार्मोन्स में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और मेल सेक्स हार्मोन में एंड्रोजन। एंड्रोजन में जो मेन एंड्रोजन है वो कौन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो हमने ब्रॉडली क्लासिफिकेशन देखा कि हार्मोन्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हार्मोन्स में जो हमने पहली क्लास देखी वो है पेप्टाइड हार्मोन्स। by far the larger number of the hormones, maximum hormones will be the peptide hormones. ये पेप्टाइड हार्मोन्स में मैं इंक्लूड कर रहा हूं फुल प्रोटीन्स को और पेप्टाइड चेन्स को। तो इन हार्मोन्स को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, इसमें जैसे ग्लाइकोप्रोटीन टाइप के हार्मोन्स भी आ जाएंगे, तो पूरे प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स आ गए। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया इंसुलिन, और एक मैं छोटा पेप्टाइड ले लेता हूं, दिस इज कॉल्ड एज ADH. ADH is a nanopeptide, it is made up of 9 amino acid. So we are looking at large proteins, and the small peptides are clubbed under the group which is called as the peptide hormone. Number 2 बहुत frequently पूछा जाता है अमीनेटेड हार्मोन्स। देखिए मैंने एनिमेटेड नहीं लिखा है, ये हार्मोन नाच गा नहीं रहे हैं, कूद नहीं रहे हैं, दिस इज नॉट एनिमेटेड हार्मोन, मैं कह रहा हूं अमीनेटेड। दैट मींस दे आर मॉडिफाइड अमीनो एसिड, एंड द अमीनो एसिड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज टायरोसिन।
प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर मेडिकल एंट्रेंस. कुछ हॉर्मोन्स आर मॉडिफाइड अमीनो एसिड, एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड दैट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म सम हॉर्मोन्स इज टायरोसिन. एंड टायरोसिन मॉडिफाई होकर के बनाता है कैटेकोलमीन्स. कैटेकोलमीन्स में आपके पास आ जाएंगे वो हॉर्मोन्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर भी है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन. यहां पर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं डोपामीन. डोपामीन भी इज अ कैटेकोलमीन एंड इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन. नंबर 2 यहां पर आप देखेंगे थायराइड हॉर्मोन्स. थायराइड हार्मोन्स में हम बात कर रहे हैं T3 और T4. ये दोनों हार्मोन्स किसके डेरिवेटिव है? टायरोसिन के. एक एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड बात नहीं है, लेकिन यहां पर अगर हम इसको पढ़ लें तो हमें याद रहेगा कि टायरोसिन से बनता है मेलानिन भी, और मेलानिन आपकी बॉडी का जो स्किन है उसमें पिगमेंट डिपोजिशन का काम किससे होता है? मेलानिन से. हालांकि वो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि बात चल रही है तो हम इस चीज को यहां पर याद कर लें तो बड़ी अच्छी बात है. सो हमने देखा कि कुछ हार्मोन्स क्या हैं? मॉडिफाइड अमीनो एसिड हैं, जिसमें हमने कहा टायरोसिन से क्या बनते हैं? कैटेकोलमीन्स, फॉर एग्जांपल एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन और थायराइड हार्मोन्स. Believe me, this question is very very frequently asked in the medical entrance exams. Number 3 are the steroid hormones. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, दी स्टीरॉयड हार्मोन्स. और स्टीरॉयड हार्मोन्स में स्टीरॉल न्यूक्लियस होता है. स्टीरॉल न्यूक्लियस वो जो 4 कार्बन की चेन होती है. अगर आपने कभी कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर याद किया है बायोमॉलिक्यूल्स में, तो उस न्यूक्लियस को हम कहते हैं स्टीरॉल न्यूक्लियस. इंसिडेंटली जिसका केमिकल नेम, जिसका बायोकेमिस्ट्री में जो नेम है वो साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफिनेंथ्रीन है. इसको हम स्टीरॉल न्यूक्लियस कहते हैं. सो दीज स्टीरॉयड हार्मोन्स दे हैव अ स्टीरॉल न्यूक्लियस एंड द पेरेंट कंपाउंड वुड बी cholesterol. This is a very very important function of cholesterol in animal kingdom. Please understand this. हम लोग कोलेस्ट्रॉल को बहुत खराब मानते हैं, और एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल वाकई में खराब है भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है. आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल वो सेकेंड लिपिड है जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना सेल नहीं हो सकता और सेल के बिना लाइफ नहीं हो सकती. और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन कोलेस्ट्रॉल का मैंने आपको बताया कि वो क्या, इट इज द प्रीकर्सर ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन्स. और जैसा जिस टाइम मैं डायग्राम को डिस्कस कर रहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि स्टीरॉयड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ओनली 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स. वन इज कॉल्ड एज द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द सेकंड आर द गोनैड्स. और एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमने कहा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड मैंने कहा है एल्डोस्टेरॉन, और मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मैंने कहा है कॉर्टिजोल. और गोनैड्स में हमने ये देखा था कि मेल में दीज विल बी एंड्रोजन्स एंड मेन एंड्रोजन वुड बी टेस्टोस्टेरॉन. Main androgen would be testosterone, and in female we are looking at estrogen and progesterone. Estrogen controls the secondary sexual characters, development of secondary sexual characters in the females, and progesterone is appropriately termed as the pregnancy hormone. And the fourth जिसमें हमने miscellaneous कहा है, इसमें मैं आपको याद रखने के लिए कहूंगा, there are some hormones which are modified fatty acids, normally the localized hormones, and these hormones are prostaglandins. So please remember, prostaglandins, which normally act as localized hormones, are actually modified fatty acids. So I hope we have understood the mechanism of action, the classification of the hormones into various groups. Hormones can be peptides, they can be modified amino acids, they can be derivative of cholesterol and hence steroids, and they can be belonging to some miscellaneous groups, most notably prostaglandins, which are modified fatty acids. हालांकि हम चैप्टर के आखिर में एक चीज बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन राइट एट द बिगिनिंग मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पर जरूर बताना चाहूंगा इसी से रिलेटेड. तो अगर हम बेसिकली इस चीज को थोड़ा नैरो डाउन करें, इसको अगर हम थोड़ा नैरो डाउन करें और मैं हार्मोन्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करूं, मान लीजिए, और मैंने पहले ग्रुप में रखा वो जो कि प्रोटीन्स हैं और पेप्टाइड्स हैं छोटे छोटे, और मॉडिफाइड क्या है? अमीनो एसिड्स हैं. मॉडिफाइड क्या है? अमीनो एसिड्स हैं. तो मैंने एक ग्रुप ये बना दिया और दूसरे ग्रुप में मैंने रख दिए स्टीरॉयड्स हार्मोन्स. अभी मैं फॉरगेट अबाउट द मिसलेनियस वन. मेरे जो जितना क्लासिफिकेशन था मैंने उसको नैरो डाउन कर रहा है किसी फंक्शनैलिटी को समझाने के लिए. तो मैं पहले ग्रुप में हार्मोन्स में कौन कौन रख रहा हूं? विच आर फुल फ्लेज प्रोटीन्स, विच आर पेप्टाइड्स,
Obviously these two will be overlapping and which are modified amino acid what we know as aminated hormones. और दूसरे ग्रुप में मैंने रखा है स्टीरॉयड. सो हालांकि इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि इन दोनों ग्रुप के हार्मोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन द टारगेट सेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. दे आर हैविंग अ वेरी वेरी डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन देयर टारगेट सेल, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that is very commonly asked in the medical entrance. The mechanism of the hormone belonging to the group 1 and mechanism of the hormones belonging to the group 2. तो इसको हम right out the outset पहले एक nutshell में समझ लेते हैं. पहले ग्रुप के हार्मोन्स with the exception of thyroid hormones, they do not act directly on the cell. They do not enter the cell. I should not say they do not act directly on the cell. I will say that they do not enter into the cell for the simple reason that they are not lipid soluble. So मैं यहां पर एक पॉज इसीलिए लिया है कि आप इस बात को समझिए कि ये जो ग्रुप के हार्मोन्स हैं ये लिपोफिलिक नहीं है. That means they are not lipid soluble. और क्योंकि सेल के चारों तरफ क्या होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से बनी है, और इस फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के अक्रॉस डिफ्यूज केवल वही चीज कर सकती है जो क्या है, लिपिड सोल्यूबल है. और क्योंकि इस ग्रुप के हार्मोन्स लिपिड सोल्यूबल नहीं है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या नहीं कर पाएंगे, डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब यह हुआ कि इस ग्रुप के सेल्स, इस ग्रुप के जो हार्मोन्स हैं वो आकर के बाहर ही रुक जाएंगे. इस तरह के सेल्स पे उनके सरफेस पे एक रिसेप्टर होगा और ये हार्मोन आएगा और हार्मोन आकर के बाइंड करेगा अपने सरफेस रिसेप्टर से. दे डू नॉट एंटर द सेल, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन we know the plasma membrane also contains so many proteins, and many of these proteins will have enzymatic properties and lot of metabolic reactions do take place within the gambit of the plasma membrane. तो जिस टाइम पर ये इंटरेक्शन होगा इसकी वजह से किसी तरह से आपके सेल में कोई एक कंपाउंड को किसी और कंपाउंड में कोई एंजाइम कन्वर्ट कर देगा. तो मेरा मतलब ये है हार्मोन आया, हार्मोन एंटर नहीं कर पाया, अपने रिसेप्टर पे बाहर अटैच कर गया और इसकी वजह से बॉडी में ये वाई बन गया. ये वाई तभी बना है जब ये हार्मोन आकर के इससे अटैच हुआ है, और जो हार्मोन के एक्शन है वो एक्शन एक्चुअली कौन कराएगा, ये वाई कराएगा. इसीलिए इस वाई को हम कहते हैं द सेकंड मैसेंजर. हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम क्या होता है. सो इसका मतलब ये जो पहले ग्रुप के हार्मोन्स हैं ये डायरेक्टली एक्शन नहीं करते, ये बेसिकली दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अ सेकंड मैसेंजर इन द बॉडी, इन द सेल, एंड इट इज द सेकंड मैसेंजर दैट एक्चुअली ब्रिंग्स अबाउट द एक्शन दैट आर एस्क्राइब टू द हार्मोन. तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो हमने ये कहा कि ये नॉन स्टीरॉयड हार्मोन है. तो इसका मतलब पहले ग्रुप का हार्मोन है जिसमें प्रोटीन, पेप्टाइड्स है, मॉडिफाइड अमीनो एसिड है, में मैंने छोड़ दिया है किसको, थायराइड हार्मोन को. ये आया, ये अपने ये सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड किया. इसकी वजह से आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए हैं, और उनमें से एक प्रोटीन आप देख रहे हैं क्या है, एक्टिवेटेड एंजाइम है, और उसने इस एक्टिवेटेड एंजाइम में इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया. ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है. इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर, और ये सेलुलर फंक्शंस को क्या करेगा, कराएगा. तो दैट मींस इट इज द सेकंड मैसेंजर दैट एक्चुअली डज द function, and therefore beta the functions which are actually ascribed to the hormones are actually mediated through the second messenger that is formed when the hormone binds to the receptor and brings about a conformational change and leads to the activation of the different subunits of proteins that are present in the plasma membrane. तो ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि जो पहले ग्रुप के हार्मोन्स हैं ये सेल के अंदर ना घुस के सेकंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट करते हैं. अब इधर देखिए बड़े ध्यान से. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेकंड मैसेंजर है तो किसी ना किसी चीज को मुझे फर्स्ट मैसेंजर कहना पड़ेगा. आप किसी एक आदमी के घर गए, उसने कहा जी कि ये मेरा बड़ा बेटा है, तो आपने उससे पूछा जी छोटा कहाँ है, वो कहता नहीं मेरा तो एक ही है. तो इसका मतलब बड़ा छोटा कहने की तो बात गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई. तो इसीलिए जब मैं किसी चीज को सेकंड मैसेंजर कह रहा हूं, सो देयर हैज टू बी अ फर्स्ट मैसेंजर. दिस विल बी द क्वेश्चन ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, एंड दिस फर्स्ट मैसेंजर इज द हार्मोन इटसेल्फ. ये हार्मोन जो मैसेज दूर से यहां तक ला रहा है ये फर्स्ट मैसेंजर हो गया. इसकी वजह से अंदर कौन बना है, सेकंड मैसेंजर, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं. तो सेकंड मैसेंजर सिस्टम में सेकंड मैसेंजर तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन खुद
है। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे स्टीरॉयड हार्मोन्स की। अभी आपको मैंने बताया था कि स्टीरॉयड में साइक्लोपेंटेनो, पाराइड्रोफिनेंथ्रीन या स्टीरॉल न्यूक्लियस एंड दे आर डेरिवेटिव ऑफ अ लिपिड व्हिच इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल एंड हेंस आर लिपिड soluble which means that these steroid hormones will enter into the cell. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि ये स्टीरॉयड हार्मोन्स किससे बने हैं? कोलेस्ट्रॉल से बने हैं। कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव है, और कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक लिपिड है। कोलेस्ट्रॉल खुद पार्ट है लिपिड मेम्ब्रेन का। सो हम ये कह रहे हैं कि ये वाले जो हार्मोन्स हैं ये लिपिड सॉल्युबल हैं और ये बाहर अपने रिसेप्टर पे, सरफेस पे अटैच नहीं होंगे। दे विल एंटर इनटू द सेल. So that means we are seeing that the steroid hormones actually comes, does not stop on the surface and binds to a surface receptor, and it actually enters into the cytoplasm. And in the cytoplasm they have a cytoplasmic receptor. तो रिसेप्टर तो इस हार्मोन का भी होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हार्मोन केवल उस सेल पे एक्ट करेगा जिसके ऊपर उसके रिसेप्टर होंगे, और उन्हीं सेल्स को मैं टारगेट सेल कह रहा हूं। इनका रिसेप्टर सरफेस पे नहीं है, लेकिन कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। तो ये स्टीरॉयड हार्मोन क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है, किसके अंदर घुस गए हैं? सेल के अंदर घुस गए हैं, और सेल के अंदर घुसने के बाद में ये किससे जुड़ गए हैं? एक अपने साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से जुड़ गए हैं। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्मोन एंड द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर विल गो थ्रू द न्यूक्लियर पोर इनटू द nucleoplasm, will go to the DNA and will attach to the promoter, if you remember, and will modulate the gene expression. तो आप जानते हैं कि जब प्रमोटर पे जाकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है तो जीन ट्रांसक्राइब होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है, और फिर मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होता है राइबोसोम पे और प्रोटीन बनता है। और तो ये स्टीरॉयड हार्मोन्स अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, किसके अंदर घुस जाएंगे? सेल के किसके अंदर घुस जाएंगे? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस में क्या होना चाहिए? डीएनए। और डीएनए पर जाकर के अटैच होकर के वो क्या करेंगे? उसकी जीन एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? मॉड्यूलेट करेंगे। दिस इज हाउ द स्टीरॉयड हार्मोन्स एक्चुअली एक्ट। सो लेट अस लुक एट द डायग्राम अगेन। तो हम ये देखते हैं कि स्टीरॉयड हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं। ये एक स्टीरॉयड हार्मोन आया, आप देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, घुस गया। ये क्या चीज है? साइटोप्लाज्म है। स्टीरॉयड का रिसेप्टर आपको कहां मिलेगा? साइटोप्लाज्म में। मैंने पहले ही आपसे कहा कि इस स्टीरॉयड हार्मोन के लिए भी क्या होना चाहिए? रिसेप्टर होना चाहिए। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में आ गया। एंड दिस कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू ऑन क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मींस डीएनए, एक्टिवेटिंग एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, और जो ट्रांसक्रिप्ट होगा वो वापस बाहर निकल के आएगा साइटोप्लाज्म में। यहां पर होंगे राइबोसोम। राइबोसोम से अटैच होकर के क्या बनाएगा? प्रोटीन। और वो प्रोटीन क्या करेंगे? एक्शन करेंगे। वो प्रोटीन क्या करेंगे? एक्शन करेंगे। तो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि स्टीरॉयड हार्मोन्स किस तरह से एक्ट करते हैं। दे डू नॉट एक्ट थ्रू द सेकंड मैसेंजर, रादर देन दे मॉड्यूलेट द जीन एक्टिविटी by binding to the DNA. Now please understand a very important thing here. क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन जाकर के पहले डीएनए पर अटैच हो रहा है और फिर जीन एक्सप्रेशन को मॉड्यूलेट कर रहा है, इसका मतलब जो जीन होगी पहले ट्रांसक्राइब होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा। आप बाद में पढ़ेंगे कि इस मैसेंजर आरएनए को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफाई करने के बाद में जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट होगा उसको हम साइटोप्लाज्म में भेजेंगे। साइटोप्लाज्म में जब हम भेजेंगे तो फिर उसके ऊपर जो राइबोसोम्स होंगे वो उसको ट्रांसलेट करेंगे जेनेटिक कोड के हिसाब से, और एक प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन क्या करेगा? एक्शन करेगा। तो इतने सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स की वजह से आप ये समझ सकते हैं कि स्टीरॉयड हार्मोन्स के ऑनसेट ऑफ एक्शन में लेटेंसी होगी। सो दैट मीन्स स्टीरॉयड हार्मोन इंस्टेंटली एक्ट नहीं करते उनमें। जब अगर मान लीजिए, इसीलिए मैंने जब एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा की बात की थी, जब मैंने आपसे कहा था कि किसी पेशेंट की जान जा सकती है, तो अगर आप स्टीरॉयड देने की कोशिश करेंगे तो स्टीरॉयड में काफी देर लग सकती है। हालांकि स्टीरॉयड देना चाहिए, लेकिन साथ के साथ आप एड्रेनालिन देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एड्रेनालिन हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है, उसमें लेटेंसी ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन है नहीं, उसका ऑक्शन ऑफ ऑनसेट क्या है? इमीडिएट है। और एड्रेनालिन बहुत पोटेंट ब्रोंकोडाइलेटर है, तो बड़ी जल्दी इस आदमी की जान बच सकती है। तो वहां पे मैं स्टीरॉयड इसलिए नहीं देना चाह रहा हूं शुरू में, क्योंकि स्टीरॉयड के ऑनसेट ऑफ एक्शन में क्या हो सकता है? डिले हो सकता है, एंड दैट मे बी कैटास्ट्रोफिक टू द पेशेंट। एंड प्लीज अंडरस्टैंड द फाइनल थिंग, हमने यहां पर एक्सेप्शन किसका किया था? थायराइड हार्मोन का। थायराइड हार्मोन आप हायर क्लासेस में एमबीबीएस में जाके पढ़ेंगे कि इन स्पाइट ऑफ बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर लिपिड सॉल्युबल। तो इसकी केमिस्ट्री जो कॉम्प्लेक्स है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये थायराइड हार्मोन, इसका मतलब किस में घुस जाते हैं? साइटोप्लाज्म में, और एक्चुअली किस में घुस जाते हैं? न्यूक्लियस में। सो डिफरेंस बिटवीन स्टीरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर किस में है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये अंतर है दोनों में। तो ये भी लिपिड सॉल्युबल है, ये किस में घुस गए हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से डिफ्यूज करके कहां चले गए हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में। और न्यूक्लियोप्लाज्म में इनका क्या है? रिसेप्टर है। दे बाइंड टू देयर रिसेप्टर, एंड द रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स अगेन गोज टू द डीएनए एंड मॉड्यूलेट्स और रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन। दिस इज हाउ द थायराइड हार्मोन्स
act. So we have discussed a very important question regarding the mode of the hormone action. Preliminary हमने discussion किया है कि पहले ग्रुप के hormones with the exception of thyroid hormones act by the second messenger. Steroid hormones का जो receptor है वो cytoplasm में होता है, thyroid hormone का receptor nucleoplasm में होता है, और ये hormone receptor complex जाके bind करता है chromatin या DNA को, और gene expression को क्या करता है, regulate या modulate करता है. I hope this is absolutely clear. So note down this. Thank you.